शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मुझे कुछ पता नहीं था कि शेरबाज भी हमारे पीछे आ रहा है या नहीं। सुरंग में एक तो घुप अंधेरा था, दूसरे तेज रफ्तार और उछलती हुई मौजें मुझे पीछे मुड़कर देखने नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कहीं जंगली लोग भी हमारे पीछे सुरंग में न कूद गए हों। वो तो बड़े माहिर तैराक होंगे। अगर वो सुरंग में कूद गए हैं तो मुमकिन है उन्होंने शेरबाज को दबोच लिया हो, क्योंकि शेरबाज हमसे बहुत पीछे था। जिस वक्त मैंने उसके सर को पानी में डूबते उभरते देखा था तो उस वक्त जंगली लोग किनारे पर आ चुके थे और नेज़े हिला हिला कर शेरबाज के सर की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं ये सोच भी रहा था और पानी की तेज मौजें मेरे साथ साथ नूरबानों को भी उछाल उछाल कर नीचे गिराती बहाए ले जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता पानी की गड़गड़ाहट धीमी पड़ने लगी और मेरे पांव भी सुरंग की तह में जमने लगे। पानी का बहाव अब तेज नहीं रहा था, मगर अंधेरे की वजह से सुरंग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पानी हमारी गर्दन तक था। पानी हमें सुरंग में से दौड़ाते हुए लिए जा रहा था। जब पानी का बहाव मामूल पर आया तो मैंने दाएं जानिब तैर कर सुरंग की दीवार तक पहुंचने की कोशिश की। सुरंग में ताजा हवा मौजूद थी। नूरबानो ने अपना सर मेरे बाजू में डाल रखा था। शायद वो बेहोश हो गई थी। मैं उसे पानी में खींचता हुआ सुरंग की दीवार की तरफ ले आया। मेरा हाथ दीवार के एक पत्थर पर पड़ गया जो दीवार में से बाहर निकला हुआ था। मैं उसे पकड़कर दीवार के साथ लग गया और उसे आवाज दी। नूरबानो बेहोश नहीं थी, मगर बेहद निढाल हो चुकी थी। वो एक ऐसे जानलेवा तजुर्बे से गुजरी थी कि उसकी वजह से वो हवास बाख्ता सी हो रही थी। बेचारी घरेलू खातून थी। इस किस्म के हालात से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। एक हाथ से मैंने नूरबानो को पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से सुरंग की दीवार के साथ पत्थर को पकड़ा हुआ था। पानी का बहाव मेरे कदम उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं अपनी जगह पर जमा हुआ था। मगर लगता था कि मैं ज्यादा देर तक पानी के बहाव का मुकाबला नहीं कर सकूंगा। मुझे असल में शेरबाज खान की फिक्र थी। मैं इस उम्मीद पर खड़ा था कि शायद शेरबाज पानी के बहाव पर तैरता या लुढ़कता हुआ मुझ तक पहुंच जाए। ये भी डर था कि कहीं उसकी जगह जंगली ना आ जाए। मेरी शॉर्ट गन कंधे से लटकी हुई थी और पानी का बहाव उसे आगे ले जा रहा था। शॉर्ट गन स्लिंग के जरिए मेरे कंधे से बंधी हुई थी। मैंने नूरबानो से कहा, नूर बहन, पाँव जमाने की कोशिश करो। मुझे यकीन है कि शेरबाज हमारे पीछे आ रहा है। नूरबानो पर ऐसी नकाहत और खौफ तारी था कि उसने कोई जवाब न दिया। इतने में सुरंग के धाने की तरफ से पानी का एक तेज और तुंद रेला आया और सबसे पहले नूरबानो के पांव उखड़े। मैं उसे संभालने लगा तो मेरे भी पांव उखड़ गए और हाथ छूट गया। हम दोनों एक बार फिर पानी में बहने लगे, लेकिन अल्लाह का इतना करम जरूर था कि हमारे सर गर्दन से नीचे तक पानी से बाहर थे। कुछ अंदाजा नहीं था कि सुरंग की छत हमारे सरों से कितनी ऊपर है। मैंने एक दो बार हाथ बुलंद करके छत को छूने की कोशिश की, मगर मेरा हाथ छत से न टकराया। पानी का रेला हम दोनों को तेजी से आगे लिए जा रहा था, जहां तैरने की गुंजाइश नहीं थी और तैरने की जरूरत भी नहीं थी। हमारे पांव सुरंग की तह के पत्थरों से टकराते और पानी ऊपर उछाल कर आगे ले जाता। खुदा जाने ये सुरंग कहां तक चली गई थी। शायद वो एक पहाड़ी के नीचे से निकलकर दूसरी पहाड़ी के नीचे आ गई थी। हमारे गाइड ने नदी के बारे में सब कुछ बताया था, मगर ये नहीं बताया था कि आगे एक मौत की सुरंग भी आएगी। सुरंग एक तरफ को घूम गई। मैं और नूरबानो भी पानी के रेले के साथ ही उस तरफ घूम गए। अचानक पानी के बहाव की रफ्तार कम हो गई। कुछ दूर जाने के बाद इस तरह बहने लगा जैसे खुले मैदानों में नदी का पानी बहता है। हमारे पांव सुरंग की तह से लग जाते थे, मगर चूंकि पानी हमारे कंधों तक था, इसलिए पानी के दबाव की वजह से हम खड़े नहीं हो सकते थे। पीछे से पानी का दबाव हमें आगे धकेल रहा था। नूरबानो ने सहमी हुई आवाज में पूछा, ये सुरंग कब खत्म हो गई? मैंने कहा, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी खत्म हो जाएगी। पानी का बहाव अब नॉर्मल हो गया था और हमारे कंधों से उतरकर हमारी कमर तक पहुंच गया था। अब हम पानी में खड़े हो सकते थे। हम पानी में टांगों को हरकत देते आगे बढ़ने लगे। सुरंग में अभी तक घुप अंधेरा था। मेरी आंखें उस तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थीं जिस तरफ सुरंग में पानी जा रहा था। मुझे यकीन था कि सुरंग जहां खत्म होगी वहां उसके दहाने में बाहर खिली हुई चांदनी की धीमी रोशनी जरूर दिखाई देगी। मेरी आंखें उस रोशनी को देखने के लिए बेचैन थी। पानी के बहाव का सुस्त रफ्तार हो जाना इस बात की दलील थी कि आगे कोई हमवार मैदान है। पानी आगे आबशार
दीवार बनकर नीचे नहीं गिर रहा। अगर ऐसी बात होती तो पानी का बहाव तेज हो जाता। ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात थी। परेशानी अगर कोई थी तो इस बात की थी कि पीछे से शेरबाज अभी तक नहीं आया था। मैं सुरंग में उसे आवाज भी नहीं देना चाहता था, क्योंकि इस बात का इम्कान था कि जंगली लोग भी हमारे ताक़ुब में सुरंग के अंदर आ गए होंगे और मेरी आवाज सुनकर हो सकता है वापस जाते हुए वहीं रुक जाएं और दोबारा हमारा पीछा करना शुरू कर दें। एक बात जाहिर थी कि अगर शेरबाज खान सुरंग में दाखिल होने में कामयाब हो गया है तो फिर वो आगे जाकर हमसे जरूर आन मिलेगा। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि ये सुरंग आगे जाकर कहाँ निकलती है। गाइड ने कहा था कि नदी आगे जाकर एक दूसरी नदी में जहाँ गिरती है हमें वहीं किनारे पर आ जाना होगा। वहाँ करीब ही कोई कस्बा होगा जहाँ से हम बेंगलोर पहुँच सकेंगे। कश्मीरी खातून नूर बानो ने मेरा बाजू पकड़ रखा था। हम सुरंग के अंदर पानी में आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। पानी हमें आगे जरूर धकेल रहा था, मगर उसमें वो पहले वाला जोर नहीं था। इसका मतलब कि आगे सुरंग का पानी किसी ऐसी जगह गिर रहा था जो नदी की सतह के बराबर है। एक जगह पहुंचकर नदी दूसरी बार घूम गई। हम भी उसके साथ घूमे तो मुझे दूर सुरंग में रोशनी का एक नुक्ता नजर आया। ये नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे नुक्ता बड़ा होता जा रहा था। मैंने नूर बानो से कहा, नूर बहन, हम सुरंग से बाहर निकलने वाले हैं। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, या अल्लाह तेरा शुक्र। ये सुरंग का धाना था जिससे चांदनी धुंधले सफेद गुबार की तरह सुरंग में दाखिल हो रही थी। वहां से ताजा हवा भी अंदर आने लगी। आगे चूंकि पानी की सतह हमवार थी इसलिए पानी के बहाव में कोई तेजी रूनुमा नहीं हुई थी। वो सुस्त रफ्तारी से बह रहा था और हमें चलने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। पानी की सतह भी बुलंद नहीं थी, वो हमारी कमर तक ही था। सुरंग के धाने के पास आकर मैंने नूर बानो से कहा, हो सकता है आगे कोई गहरी झील हो, इसलिए होशियार रहना और मेरी गर्दन में दोनों हाथ डाल दो। उसने वैसा ही किया। मैं संभल संभल कर पानी में कदम आगे बढ़ा रहा था। सुरंग के दहाने पर पानी की रफ्तार थोड़ी सी तेज हो गई थी। मैंने एक दीवार को थाम लिया और उसे पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। बाहर मुझे चांदनी रात में एक बहुत बड़ा तालाब नजर आया। सुरंग का पानी उसी तालाब में जाकर मिल जाता था। मेरे कदमों तले जमीन नीची होना शुरू हो गई थी। पानी कमर से ऊपर सीने तक आ गया था। मैंने नूर बानो से कहा, होशियार रहना, हम तालाब में उतरने वाले हैं। ये तालाब नहीं था, पहाड़ियों के दरमियान बनी हुई झील थी जिसमें नदी का पानी सुरंग में से होकर आता और झील में मिल जाता था। एकदम से मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। नूर बानो के हल्क से हल्की सी चीख निकली और वो मेरे साथ चिमट गई। हम सुरंग से निकलकर झील में आ गए थे। मैंने एक बाजू से नूर बानो को संभाल रखा था और दूसरे बाजू से झील के किनारे की तरफ तैरने लगा। जर्द चांद फीका सा होकर पहाड़ियों के पीछे जा रहा था। झील के आसपास झाड़ियों की ढलानों पर उसकी उदास चांदनी सिमटने लगी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए किनारे पर आ गया। नूर बानो को बाजू से पकड़कर किनारे पर किया और खुद भी उसके पास ही सर नीचे डालकर बैठ गया। सुरंग के हिम्मत शिकन सफर ने मुझे अधमुआ कर दिया था। नूर बानो वहीं लेट गई। मैंने पूछा, नूर बहन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने खांसते हुए कहा, जी मैं ठीक हूँ। वो बेचारी तो बहुत ज्यादा थकन और तकलीफ के बायस बेजान हो रही थी। मैंने उसे हौसला दिया और बताया कि हम वैसी लोगों के जंगल से निकल आए हैं। यहाँ से हम एक कस्बे में जाएंगे और वहाँ हमें बेंगलोर के वास्ते कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। उसने कमजोर आवाज में कहा, शेर भाई अभी तक क्यों नहीं आया? मैं भी झील की तरफ देख रहा था। जहाँ सुरंग का दहाना था वो जगह फीकी होती हुई चांदनी में मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। शेरबाज भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझे उसकी फिक्र लग गई। खुदा न करे कि वो जंगली लोगों के हत्थे चढ़ गया हो। फिर सोचा कि शेरबाज इतनी आसानी से इन लोगों के काबू में आने वाला नहीं। अगर ऐसी बात होती तो वो शॉट गन से फायर जरूर करता और मुझे फायरिंग की साइलेंसर के बावजूद आवाज आ जाती। उसके अलावा उसके पास 6-7 हैंड ग्रेनेड भी थे। शेरबाज खान ट्रेंड कमांडो था। वो पानी में तैरते हुए जेब से ग्रेनेड निकालकर उनके पिन खोलकर फेंक सकता था। ऐसी सूरत में दस्ती बमों के धमाके जरूर सुनाई देते, मगर वैसा न हुआ। इसका मतलब था कि शेरबाज खान जिंदा है। ये हो सकता है कि जंगलियों को नदी में छलांगे लगाते देखकर वो सुरंग में आने की बजाय नदी के दूसरे किनारे की तरफ चला गया हो, क्योंकि इतना मैंने देखा था कि जब वैशी जंगली नदी में हमारे पीछे कूदे थे तो शेरबाज खान सुरंग के धाने से काफी दूर था। ये मुझे इत्मीनान था कि हम गंधारी वैश्यों के जंगल से निकल आए हैं। एक मोहूम सा खतरा मौजूद था कि कोई जंगली अपने साथियों की मौत का बदला लेने हमारे पीछे न लग गया हो। इसका एक ही हल था कि हम वहां से भी आगे निकल जाएं और उन पहाड़ियों की दूसरी तरफ किसी गांव या कस्बे में पहुंचने की कोशिश करें जहां हमारे गाइड ने जगह बताई थी कि ये नदी दूसरी बड़ी नदी में गिरती है। वो जगह मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये सोचकर कि ये झील आगे जाकर किसी बड़ी नदी में मिल गई होगी, मैंने नूर बानो से कहा, नूर बहन, हमें यहाँ ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहिए। शेरबाज हो सकता है हमें आगे जाकर कहीं मिल जाए। चलो आगे चलते हैं। वो मुसीबत की मारी क्या कह सकती थी। उठ बैठी और मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। मैंने इस दौरान अपनी शॉट गन को चेक कर लिया था और जेब से दस्ती बम निकाल कर उन्हें भी थोड़ा बहुत खुश कर लिया। मेरा थैला जिसमें बिस्किटों के 2 डिब्बे और थर्मस बोतलें थी नदी में ही मुझसे अलग होकर कहीं बह गया था। दस्ती बम इसलिए बच गए थे कि रात को पहरा देने से पहले मैंने उन्हें थैले से निकाल कर जेब में रख लिया था। चांद गुरूब हो गया
था, रात ढल रही थी। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। घड़ी की सुइयां रात के 2:45 बजा रही थीं। झील के साथ साथ दरख्त और ऊंची झाड़ियां थीं। हम उनसे हटकर चल रहे थे। यहाँ कोई रास्ता नहीं था। चांद के गुरूब हो जाने से अंधेरा हो गया था, मगर अंधेरे में मुझे रास्ते की घास और झाड़ियां नजर आ रही थीं। झील के दूसरे किनारे और अकब की जानिब ऊंची पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था, जो एक जगह पहुंचकर हमसे दूर हो गए थे। सामने एक वसी मैदान था। पिछली रात के अंधेरे और सितारों की चमक में उस मैदान में कहीं कहीं ताड़ और नारियल के दरख्त सर ऊपर आसमान की तरफ उठाए साकित खड़े थे। आगे चलते चलते मैंने मैदान को गौर से देखा। ये कोई खेत नहीं थे, बिल्कुल बंजर जगह थी। मैं रुक गया। नूर बानो भी रुक गई। कहने लगी, यहाँ तो कोई गाँव नहीं है। मैंने कहा, यही मैं भी देख रहा हूँ, फिक्र न करो, मेरे साथ आओ। और हम मैदान में चल पड़े। ये गैर हमवार जगह थी। खुश्क सरकंडों जैसी छोटी छोटी झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। खुदा से दुआ मांग रहा था कि कहीं कोई सांप न निकल आए या कोई जंगली दरिंदा अचानक हमला न कर दे। मैंने शॉर्ट गन संभाल ली थी और अपनी तरफ से पूरा होशियार होकर नूर बानो को साथ लिए चल रहा था। हमारे कदम छोटे बड़े पत्थरों से टकरा रहे थे। दूर किसी जगह पर कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। ये कोई वीरान जंगल का इलाका था। आबादी वहां नहीं थी। दूसरी बड़ी नदी भी कहीं नहीं थी, जिसके बारे में गाइड ने बताया था कि उसके किनारे पर हमें गांव या कस्बा मिलेगा। नूर बानो थक गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और मुझे उसके लिए रुकना पड़ता था। मैंने उससे पूछा, नूर बहन, ज्यादा थकावट महसूस हो रही है तो हम यहाँ बैठ जाते हैं? वो बोली, नहीं भाईजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल वो उस वीराने में रुकना नहीं चाहती थी। उसके दिल में वहशी जंगलियों का खौफ जरूर लगा हुआ था कि कहीं वो अचानक वहाँ आकर हमला न कर दें। वो उनके दरमियान कैदोबंद के कितने ही दिन गुजार चुकी थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। उनकी फीकी रोशनी में हमें इर्द गिर्द का मंजर वाज़े तौर पर तो नहीं, मगर बहुत हद तक नजर आ रहा था और हम सरकंडों से बचकर चल रहे थे। हम उस बंजर पथरीले मैदान से निकल आए। आगे फिर दरख्तों के झुंडों का सिलसिला शुरू हो गया। मैं खुद थक गया था। मैंने नूर बानो से कहा, यहाँ रात गुजारने के लिए कोई जगह देखते हैं। मेरा ख्याल है कि हम खतरे की हुदूद से निकल आए हैं। बाकी रात आराम करते हैं। दिन की रोशनी में देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं और किस तरफ जा सकते हैं। नूर बानो ने कहा, यहाँ जंगली जानवरों और सांपों का भी खतरा है। मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, ये खतरा तो जरूर है, मगर हम कोई महफूज जगह तलाश करते हैं। तुम मेरे साथ आओ। दरख्तों के 2-4 झुंडों में से गुजरने के बाद मेरी निगाह बाएं जानिब ऊंची जगह पर एक इमारत पर पड़ी। पहले तो मुझे वो कोई चट्टान लगी। जरा करीब जाकर देखा तो वो कोई पुराना खंडर था। ज्यादा तफसील से मालूम नहीं हो रहा था कि ये खंडर किस इमारत का है। एक तरफ को झुका हुआ चबूतरा था। चबूतरे तक 6-7 सीढ़ियां चढ़ती थी। ऊपर एक काफी बड़ी बारादरी सी थी, जिस पर छत पड़ी हुई थी। हम सीढ़ियां चढ़कर बारादरी में आ गए। पत्थर के कुछ सुतून गिरे पड़े थे। मैंने एक जगह जमीन साफ की और नूर बानो से कहा, तुम यहाँ लेटकर आराम करो, मैं पहरा देता हूँ। तुम्हारे लिए आराम करना बहुत जरूरी है। नूर बानो एक जगह पत्थर के गिरे हुए सुतूनों के दरमियान लेट गई और मैं शॉर्ट गन लेकर उसके करीब ही एक सुतून के पीछे बैठ गया। मैंने घड़ी पर वक्त देखा। पाँव फटने का वक्त करीब था। मुझे शेरबाज की फिक्र थी। ये भी फिक्र थी कि किसी तरफ से कोई जंगली दरिंदा न आ जाए। इस बात का डर भी लगा हुआ था कि कोई जंगली जो हमारा पीछा करता आ रहा है हम पर जहरीले तीर न फूंकना शुरू कर दे। मैं बिल्कुल सीधा होकर बैठा था और जंगली कबीले का आदमी उस अंधेरे में भी मुझे देख सकता था। मैं एक गिरे हुए सुतून के पीछे मोर्चा सा बनाकर औंधा होकर लेट गया। सामने भी देख रहा था और पीछे भी देख लेता था। आसमान पर बहुत पहले की नीली नीली फीकी फीकी सी रोशनी का गुबार मशरकी उफक पर उभरना शुरू हो गया था। मैंने नूर बानो की तरफ निगाह डाली। वो एक तरफ मुंह करके लेटी हुई थी और कोई हरकत नहीं कर रही थी। शायद वो सो गई थी। मैं यही चाहता था कि वो सुबह तक आराम करे ताकि उसके जिस्म की तवानाई बहाल हो जाए। मुझे ये भी ख्याल परेशान कर रहा था कि सुबह कहीं से और कुछ नहीं तो पीने का पानी जरूर मिलना चाहिए, मगर वो ऐसा वीरान और सुनसान जंगल था कि उम्मीद नहीं थी कि वहाँ कहीं से पानी का कतरा भी मिल सकेगा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि सुबह काजिब की जो हल्की हल्की रोशनी आसमान पर नजर आ रही थी वो बुझ गई है। माहौल पर एकदम अंधेरे की बारीक सी चादर पड़ गई थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। काली स्याह घटा एक तरफ से उमड़ कर चली आ रही थी। हम चूंकि बारादरी के नीचे थे इसलिए मैंने कोई ख्याल न किया। अगर बारिश शुरू भी हो गई तो मैं और नूर बानो उससे महफूज रह सकते थे। फजा पर एक सुकूत सा छा गया था। मेरी छठी हिस्स ने बेदार होकर मुझे किसी आने वाले खतरे का सिग्नल दे दिया। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था और ऐसा जब भी होता था मैं उसी वक्त होशियार हो जाता था। उस वक्त भी मैं होशियार हो गया और उठकर बैठ गया। मैंने चारों तरफ देखा। पिछली रात के अंधेरे को काली काली उमड़ती हुई घटाओं ने और ज्यादा तारीक कर दिया था। मेरे सामने कुछ फासले पर बेशुमार दरख्तों के झुंड थे। उस तरफ से मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई लंगूर दरख्त की टहनियों पर उछल
उछल कर शोर मचा रहा हूँ। ये आवाज चंद सेकंड के बाद गायब हो गई। इतने में बादलों की हल्की हल्की गरज पैदा होना शुरू हो गई। लंगूर की आवाज एक बार फिर आई। इस दफा ऐसी आवाज भी आई जैसे कोई बड़ा सा पत्थर लहक कर दूसरे पत्थरों से टकराया हो। उसके बाद गहरी खामोशी छा गई। बादलों की गरज बहुत दूर ऊपर आसमान पर सुनाई दे रही थी। मुझे खतरे का शदीद एहसास होने लगा। मैं गन लेकर उठ खड़ा हुआ। दाएं बाएं आगे पीछे अंधेरे में घूर कर जायजा लिया। बज़ाहिर वहां किसी की मौजूदगी का इम्कान नहीं था। मुझे ख्याल आया कि कहीं कोई शेर हमारी बू पाकर इस तरफ न आ रहा हो सकता है बंदर या लंगूर शेर को देखकर शोर मचाने लगे हों। मैंने जल्दी से नूर बानो को उठा दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने कहा, यहाँ से निकल चलो, लगता है कोई जंगली जानवर आसपास फिर रहा है। नूर बानो डर कर मेरे पीछे आ गई। मैंने बारादरी की दूसरी तरफ झुक कर देखा। उस तरफ भी चबूतरे की सीढ़ियां थीं। आगे अंधेरे में मुझे वहां भी एक कोठरी सी नजर आई। मैंने नूर बानो को साथ लिया और चबूतरे की सीढ़ियां उतर कर आगे गया। आगे पत्थर की सिलों से बना हुआ एक रास्ता था जो ऊंची दीवारों के दरमियान से गुजरता था। मैं जिसे कोठरी समझ रहा था वो ये 2 दीवारें थीं। हम दीवारों के दरमियानी रास्ते से गुजरते चले गए। आगे एक ऊंचे सुतूनों वाला दालान आ गया। दालान के कोने में एक मेहराबी दरवाजा था। दरवाजे के अंदर गए तो एक खुले खुले से कमरे का एहसास हुआ। धुंधले अंधेरे में उस बड़े कमरे में टूटी हुई छत के बड़े बड़े पत्थर एक तरफ गिरे हुए थे। मैं नूर बानो को लेकर उन बड़े बड़े पत्थरों के पीछे आकर बैठ गया। ऊपर टूटी हुई छत में से आसमान नजर आ रहा था। आसमान पर काली स्याह घटा छा गई थी, मगर बादल गरज नहीं रहे थे। एक सन्नाटा सा छा गया था। नूर बानो मेरे पास ही बैठी हुई थी। मैंने उसे कहा कि वो सो जाए और कुछ देर और आराम कर ले। उसने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ी रात ही बाकी रह गई थी, मैं जाग कर गुजार लूंगी। हम आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। मुझे जंगली जानवर का ख्याल लगा हुआ था। अंधेरे में मेरी आंखें मेहराबी दरवाजे पर लगी हुई थी, जिसके बाहर पथरीली राहदारी थी। राहदारी स्याह घटाओं के छा जाने से तारीकी में डूब चुकी थी। वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरी छठी हिस्स मुझे बराबर खतरे का एहसास दिला रही थी। मैंने माहौल की खामोशी पर कान लगा रखे थे। अचानक मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई पत्थरों पर चलते चलते अचानक रुक गया हो। ये आवाज राहदारी की तरफ से आई थी। मैंने शॉर्ट गन का रुख उस तरफ कर लिया और घूर घूर कर राहदारी के स्याह अंधेरों को तकने लगा। उसके साथ एकदम से शॉर्ट गन के 2 फायर हुए और एक इंसानी चीख बुलंद हुई और नूर बानो के हल्क से भी खौफ के मारे चीख निकल गई। ये गन के फायर मैंने नहीं किए थे। मेरे दिल में उम्मीद की किरण सी चमक उठी। ये साइलेंसर वाली गन के फायर थे और ऐसी गन मेरे अलावा इस जंगल में सिर्फ शेरबाज के पास ही थी। मैं हैजानी कैफियत में राहदारी को देख रहा था। मुझे एक आवाज सुनाई दी, हैदर अली, हैदर अली। ये शेरबाज की आवाज थी। मैंने जल्दी से कहा, शेरबाज क्या ये तुम हो? हाँ। मैं उठकर राहदारी की तरफ गया। एक तरफ अंधेरे में से शेरबाज निकलकर सामने आ गया। वो जमीन की तरफ देख रहा था। मैंने भी झुक कर देखा। राहदारी की पथरीली जमीन पर एक इंसान की नंग धड़ंग लाश पड़ी थी। उसके हाथ में तीर कमान था। ये गंधारी कबीले का वहशी जंगली था। शेरबाज ने मुझसे पूछा, नूर बानो तुम्हारे साथ ही है ना? मैंने कहा, हाँ हम अंदर बैठे थे, मैं जाग कर पहरा दे रहा था। मुझे कुछ खतरा लग रहा था। ये तो गंधारी वहशी लगता है। शेरबाज ने शॉर्ट गन कंधे से लटकाई हुई थी। बोला, अंदर चलकर बताता हूँ। उसने नूर बानो को देखा तो उसके सर पर हाथ रख कर बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम सलामत हो। वो हमारे पास ही बैठ गया और कहने लगा, जब तुम लोग नदी के बहाव के साथ सुरंग में दाखिल हो गए तो मैं तुमसे दूर था। इतने में वहशी जंगली लोग नदी में कूद पड़े। उन्होंने मुझे देख लिया था। मुझ पर नेज़े और तीर फेंकने लगे। मैं पानी में गोता लगा गया। मेरा ख्याल था कि मैं पानी के अंदर ही अंदर से सुरंग की तरफ निकल जाऊंगा, मगर पानी की मौजें मुझे दूसरे किनारे पर ले गईं। जंगली लोग मुझे दूसरी तरफ तलाश कर रहे थे। मैं जल्दी से नदी से निकलकर दरख्तों में एक तरफ भाग उठा। मैं बच तो गया मगर तुम लोगों से बिछड़ गया था। खुदा जाने मैं कहां से होता हुआ आखिर पहाड़ियों के हिसार से बाहर निकला तो एक जगह सांस लेने को बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उठा तो अंधेरे में एक टीले पर चढ़ने लगा कि शायद मैं सुरंग की दूसरी तरफ पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम लोग नदी के साथ सुरंग में दाखिल होकर उसी तरफ निकले होगे और मेरा किसी न किसी जगह रुक कर इंतजार करोगे। टीले की दूसरी जानिब उतरा तो एक झील नजर पड़ी। मैं उसके साथ साथ चलता एक खंडर के पास आकर रुक गया। जहाँ मैंने एक नंग धड़ंग आदमी को तीर कमान कंधे से लटकाए, नेजा हाथ में पकड़े, झुककर ऐसे चलते देखा जैसे वो किसी की बू लेने की कोशिश कर रहा हो। मैंने जंगली को पहचान लिया। ये वही गंधारी वहशी था। मुझे महसूस हुआ कि इसने किसी को देख लिया है और उसके पीछे लगा हुआ है। कुदरती तौर पर ये तुम ही हो सकते थे। चुनाचे मैं उस जंगली के पीछे लग गया। मुझे यकीन था कि इसकी तजुर्बेकार निगाह अंधेरे में तुम्हें तलाश कर लेगी। ये जंगली खंडर के चबूतरे से उतरकर उस तरफ आ गया। मैं इसके पीछे था। मैंने इसे गन पॉइंट पर रखा हुआ था, क्योंकि अंधेरे में भी वो मुझे साए की तरह झुककर किसी की बू सूंघता राहदारी में बढ़ता नजर आ रहा था। मुझे यकीन था कि वो तुम्हारे और नूर बानो के पीछे ही लगा हुआ है और तुम दोनों यहीं कहीं छुपे
छुपे हुए हो। इस जंगली ने तुम्हें शायद अंधेरे में भी देख लिया हो। वो रुक गया। उसने जहरीला तीर कमान में जोड़ा और कमान को खींचने ही लगा था कि मैंने उस पर 2 फायर कर दिए। 2 इसलिए किए कि उसके हाथों में तीर शूट करने की शकत बिल्कुल खत्म हो जाए, और ऐसा ही हुआ। मेरा ख्याल था कि उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन उसने एक चीख मारी और गिर पड़ा। यह है मेरी कहानी। खुदा का शुक्र है कि तुम लोग मिल गए, वरना मैं तो समझता था कि इस जंगल में खुदा जाने तुम लोगों से मिल सकूंगा या नहीं। ऐन उस वक्त बादलों में बिजली चमकी और बादल गरजे। शेरबाज ने कहा, बारिश आ रही है, हमें इस तरफ कोने में होकर बैठ जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ऊपर छत टूटी हुई है। हम उसी वक्त उठकर दालान के कोने में छत के नीचे जाकर बैठ गए। बारिश होने लगी। हमने नूरबानो को अपने करीब ही थोड़ी जगह बनाकर सुला दिया और खुद अलर्ट होकर पहरा देने लगे, क्योंकि मेरा ख्याल था कि अगर एक जंगली शेरबाज का पीछा करता वहां तक पहुंच सकता है तो दूसरा कोई जंगली भी अपने साथियों की मौत का बदला लेने वहां आ सकता है। बारिश मूसलाधार नहीं थी, मगर बादल बहुत गरज रहे थे। थोड़ी देर बाद सुबह की सफेदी इलाके में फैलने लगी। हमने देखा कि जहां हमने पनाह ले रखी थी वो जगह कोई पुराने जमाने की किसी इमारत का खंडर था। नूरबानो अभी तक सो रही थी। हमने उसे सोने दिया। उसे आराम की सख्त जरूरत थी। शेरबाज कहने लगा, यहाँ से हमें किस तरफ जाना चाहिए। मैंने उसे बताया कि गाइड की हिदायत के मुताबिक तो हमें 2 नदियों के संगम पर जाना होगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। वो बोला, अब तो हमें मगरिब की तरफ ही चलना चाहिए, क्योंकि बेंगलोर शहर उसी तरफ आएगा। मैंने कहा, सबसे पहले तो नूरबानो के लिए और अपने लिए थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतजाम करना होगा। मेरा ख्याल है कि आगे देहात वगैरह की आबादी जरूर होगी, वहां से कुछ न कुछ जरूर मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।